आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोग के लिए पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, या कहीं कहीं इसी को देता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और मेरी भी शुभकामना रहेगी कि आप लोग अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। तो इस वीडियो में हम आप लोग को 12th के सेकंड चैप्टर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को जितना भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इसमें हम क्लियर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, एक एक चीज़ को अच्छा से समझें, ठीक है, और जो भी गलत सही हो कमेंट में ज़रूर करें। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट्स ज़रूर करें, और इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक्स करें। और जो लोग इनको इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग उसको सब्सक्राइब करने का आप उनसे मतलब रिक्वेस्ट करिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। चलिए, तो हम बिना लेट किए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि हवा के द्वारा परागित होने वाले पुष्पों को कहते हैं। ध्यान देंगे, पर परागण जो होता है, उस पर परागण के बहुत सारे माध्यम हैं। माध्यम के आधार पर परागण को बहुत सारे भागों में बांटा गया है। तो पर परागण जो होता है, पर परागण जो होता है, जैसे कीट के अगर माध्यम से परागण क्रिया होती है तो उसको कीट परागण कहते हैं। जल के द्वारा माध्यम, अगर जल के परागण के लिए जल माध्यम होता है उसको जल परागण कहते हैं। पक्षी के द्वारा अगर परागण क्रिया होती है तो उसे पक्षी परागण कहते हैं। वायु के द्वारा होता है तो वायु परागण कहते हैं। तो ऐसे में हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि हवा के द्वारा परागित होने फूलों को क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स कि हवा के द्वारा मतलब वायु परागित। क्या होगा आंसर? वायु परागित। ठीक है, यहाँ पर हवा परागित भी दिया है, लेकिन हमारे हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं क्या कहेंगे? वायु परागित। हवा परागित नहीं कहते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में हवा को वायु कहा जाता है, इसलिए हम वायु परागित कहते हैं, हवा परागित नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अनुन्मील्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। ध्यान देंगे, एक अनुन्मील्य परागण होता है, जिसको अनुन्मील्य परागण वह होता है जो भूमि के अंदर होता है, उसी को अनुन्मील्य परागण कहते हैं। तो अनुन्मील्य पुष्प जो होते हैं भूमि के अंदर होते हैं, लेकिन जो कि भूमि के अंदर होगा तो उसमें कोई तो माध्यम होगा नहीं, इसीलिए वे पुष्प जो होते हैं क्या होते हैं? स्वपरागित होते हैं। क्या होते हैं? स्वपरागित। ठीक है, और इसमें स्वपरागण होता है और अनुन्मील्य परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, यह कह रहा है कि एंटोमोफिलस पुष्पों में परागकण का माध्यम होता है। ध्यान देंगे, दो ऑप्शन ऊपर है, एक है, दुगो नीचे है। पहला ऑप्शन चींटी कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कीट कह रहा है, तीसरा ऑप्शन पक्षी कह रहा है, चौथा ऑप्शन हवा कह रहा है। एनोफिलस परागण जो होता है कीट के माध्यम से, वह परागण की क्रिया, वह क्रिया जिसमें माध्यम जो है परागण के लिए पुष्प कीट जिम्मेदार होता है, उसे कहते हैं कीट परागण। तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? कीट परागण। क्या होगा? कीट परागण। देखिए यहाँ पर चींटी भी कीट है, बट कीट परागण अलग है। कीट परागण में जितने भी कीट आते हैं सब आ जाएंगे, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? कीट परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ होता है। नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ होता है। ध्यान देंगे, आप लोग को पिछले वाले वीडियो में बताए होंगे आप लोगों को कि जब भी बीज का या फल का विकास होता है तो उसमें 3 गो भाग होता है। पहला भाग जो होता है बाह्य फल भित्ति कहते हैं, दूसरा भाग को कहते हैं मध्य फल भित्ति, और तीसरा को आंतरिक फल भित्ति। तो इसमें जो होता है हम लोग और बाकी सब कुछ ऐसे फल हैं जिसका मध्य भित्ति खाते हैं, लेकिन नारियल जो होता है आप देखे होंगे कि नारियल के ऊपर एक रेशेदार छिलका होता है, और रेशेदार छिलका के नीचे फिर एक कड़ा आवरण होता है, फिर उसके नीचे एक हम लोग जो खाते हैं नारियल का गूदेदार भाग वह होता है। तो हमारा आंसर जो होगा इसमें, नारियल का हम लोग आंतरिक भाग खाते हैं, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? भ्रूणपोष। उस भाग को क्या कहते हैं? हम भ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, तो हम नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? भ्रूणपोष और आंतरिक फल भित्ति। क्या खाते हैं? आंतरिक फल भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या होती है। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा। मनुष्य के प्राइमरी शुक्राणु कोशिका में ऑटोसोम की संख्या होती है। ध्यान देंगे, मनुष्य में जो होता है, नर में जो होता है 44 प्लस एक्स वाई, और मादा में जो होता है 44 प्लस एक्स एक्स। यहाँ पर नर में जो होता है 44 और 44, ये वाला जो गुणसूत्र होता है ये दोनों में समान होता है, नर में भी और मादा में भी, इसीलिए इसको कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं? ऑटोसोम। और ये वाला दूगो जो होता है एक्स और वाई, ये जो होता है ये अलग अलग होता है, इसीलिए इसको कहते हैं हेट्रोसोम। क्या कहते हैं? हेट्रोसोम। तो यहाँ पर ऑटोसोम कह रहा है, तो ऑटोसोम की संख्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना होता है? 44। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स? 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुष्पी पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? ध्यान दीजिएगा, आप पुष्पी पौधे जब भी होता है उसमें दोहरा निषेचन होता है, और दोहरा निषेचन में त्रिसंलयन होता है। क्या होता है? त्रिसंलयन। और त्रिसंलयन जब होगा तो त्रिसंलयन में मतलब 3 गो युग्मक बनते हैं, तो 3 गो युग्मक मतलब एन, यहाँ पर 3 गो जब युग्मक बनेंगे n प्लस n तो कितना हो जाएगा? 3n, जो भ्रूणपोष में पाया जाता है। कहाँ पर? भ्रूणपोष में। तो भ्रूणपोष में गुणसूत्र जो होते हैं 3n होते हैं। क्या होते हैं? 3n। नेक्स्ट जो ऑप्शन है 4 नंबर, वो नीचे है, और थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। 4n होगा तो अभी गलत है, हमारा आंसर क्या होगा? 3n। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएंगे, युग्मक बनने की क्रिया को कहते हैं हम गैमीटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। हिंदी में कहते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन। क्या कहेंगे? युग्मक जनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रिला, देखिए हाइड्रिला एक पौधा है जिसमें रंध्र जो होता है, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, स्टोमाटा जो होता है, उसके शरीर के सतह पर पाया जाता है, शरीर के सतह पर। ठीक है, तो शरीर के सतह पर यहाँ पर देखिएगा, पत्तियों में नहीं होता है, ताने पर भी नहीं होता है, तना पर होगा, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तने पर भी नहीं होता है, ए और बी दोनों में नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पराग कण का बाह्य चोल बना होता है। ध्यान देंगे, पराग कण जो होता है बहुत सूक्ष्म जो होता है पदार्थ होता है, जिसका बाह्य चोल जो बना होता है पेक्टोसेलुलोज से बना नहीं होता है, क्योंकि यह कोशिका भित्ति बनाने का काम करता है। लिग्नोसेलुलोज जो होता है यह भी कोशिका भित्ति का तीसरा भाग बनाने का काम करता है। और यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन जो होता है, ये पराग कण का जो बाह्य चोल बना होता है, बाहरी जो झिल्ली होता है, उसको स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्पोरोपोलेनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुमूल्य परागित पुष्प है, कर रहा है अनुमूल्य परागित पुष्प है। अनुमूल्य परागित पीछे अभी एक्सप्लेन किया कि अनुमूल्य परागण वह होता है जो भूमि के अंदर होता है। तो भूमि के अंदर जो पुष्प होगा और उसमें जो होगा तो माध्यम तो होगा नहीं, तो माध्यम नहीं होगा, इसके लिए जो होता है इसमें परागण की जो क्रिया होती है वह स्वपरागित होती है। क्या होती है? स्वपरागित। ठीक, अनुमूल्य परागण जो होगा हमेशा स्वपरागण होता है, क्योंकि भूमि के अंदर होता है, भूमि के अंदर कोई माध्यम नहीं मिलता है युग्मक को स्थानांतरित करने के लिए, इसीलिए जो होता है अनुमूल्य परागण क्या होता है? स्वपरागण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंड समुच्चय बना होता है, अंड समुच्चय बना होता है। ध्यान देंगे, अंड समुच्चय जो होता है वह अंड समुच्चय अंड कोशिका का भी बना होता है और आधा सहायक कोशिका का भी बना होता है। तो हमारा यहाँ पर जो ध्यान देंगे, अंड कोशिका जो होता है अंड कोशिका का भी बना होता है, सहायक कोशिका का भी बना होता है। तो ए और बी दोनों होगा, दोनों का बना होता है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। पानी द्वारा पर परागण को कहते हैं। अभी बताएं, फर्स्ट क्वेश्चन में शायद हम बताएं कि पानी द्वारा पर परागण को कहते हैं। तो जिसे देखिए माध्यम के आधार पर परागण को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर परागण पर परागण के लिए माध्यम जो होगा, अगर वायु होगा तो उसे वायु परागण कहेंगे, और जल होगा तो जल परागण कहेंगे, कीट होगा तो कीट परागण कहेंगे, पक्षी होगा तो पक्षी परागण कहेंगे,
जंतु होगा तो जंतु परागण कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी द्वारा पर परागण को कहते हैं जल परागण। क्या कहेंगे? जल परागण। ठीक है, पानी द्वारा परागण को कहते हैं क्या? जल परागण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कयाजमा किस अवस्था में बनता है? ध्यान देंगे, कयाजमा जो होता है किस अवस्था में बनता है? तो कयाजमा जो होता है अर्धसूत्री विभाजन की कोशिका, अर्धसूत्री में विभाजन जब होता है कोशिका विभाजन में, तो उसमें कयाजमा अवस्था बनता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। कयाजमा किस अवस्था में बनता है? तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। किसमें बनता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परागकण के वर्तिकाग्र पर शुरू होने परागकण में मन करता है? वर्तिकाग्र, यहाँ पर होगा वर्तिकाग्र। क्या होगा? वर्तिकाग्र। यहाँ पर क्या होगा? वर्तिकाग्र। क्या होगा? वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र पर शुरू में परागण मन करता है। क्या करता है? मन का मतलब यहाँ पर मदद। मन का मतलब मदद। यहाँ पर मदद कौन करता है? तो ध्यान देंगे, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम प्लस प्लस, वही जो होता है यह परागण का जो वर्तिकाग्र पर, जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसमें मदद करने वाला होता है कैल्शियम। कौन होता है? कैल्शियम, Ca++। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है? ध्यान देंगे, परागकण में मौजूद ऑक्सीन जो होता है किसकी वृद्धि में मदद करता है? तो पराग नली एवं अंडाशय। देखिए यहाँ पर पराग नली में भी मदद करता है और अंडाशय में भी मदद करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पराग नली एवं अंडाशय दोनों में मदद करता है। ठीक है, पराग नली एवं अंडाशय दोनों में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, परागकोश संबंधित है। ध्यान देंगे, परागकोश किससे संबंधित है? तो परागकोश जो है परागकोश संबंधित है। तो परागकण निर्माण से नहीं, परागकोश में जो होते हैं परागकण जो होते हैं विकसित होते हैं लेकिन निर्माण नहीं होते हैं। आंसर गलत। परागकण विकास में, परागकण विकास में, परागकोश में परागकण तो विकसित होते हैं लेकिन उसके साथ पुष्प कलिका खिलती भी है। तो यहाँ पर भी ये भी आंसर नहीं होगा, पुष्प कलिका के खुलने से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पुष्प कलिका के खिलने से। ठीक है, परागकोश, परागण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन की क्रिया को कहते हैं। ध्यान देंगे, परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन मतलब परागकोश का फट जाना, उससे परागकणों का निकल जाना, उस क्रिया को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन। हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु जनन। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस डाइथेकस परागकोश में होता है? किसी डाइथेकस परागकोश में होता है। ध्यान देंगे, परागकोश जो होता है एक चतुष्कोणीय संरचना होता है, जो सभी चतुष्कोणीय संरचना में एक एक जो होते हैं नर युग्मक होते हैं, एक एक नर युग्मक होते हैं। तो चारों में मिलाकर कितना नर युग्मक हुए? 4 हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, जो चतुष्कोणीय। ठीक है, कह है किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है एंडोसियम कोशिका में, जो कि गलत है। पहला ऑप्शन है एंडोसियम कोशिका में, जो कि गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर परागकोश में, यह भी गलत है। कैपिटल कोशिका में, यह भी गलत है। स्पोर मातृ कोशिका में, किसमें होता है? स्पोर मातृ कोशिका में। ठीक है, स्पोर मातृ कोशिका में गलत होता है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में गलत है, मातृ कोशिका में। ठीक है, किसमें परागकण का निर्माण होता है? ध्यान देंगे, परागकण का निर्माण जो होता है, देखिए परागकोश जो होता है उसमें परागकण विकसित तो होते हैं और परागकोश जो होता है पुष्प कलिका के खिलने में मदद करता है। लेकिन परागकोश का जो निर्माण होता है वह पराग पोलन सेक में मतलब पराग
थैली में, जिसका हिंदी होता है पराग थैली, पराग थैली में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, पराग थैली में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण होता है, ध्यान रखें, परागकण मतलब परागकण ये कोई युग्मक होता है जिसको नर युग्मक कहते हैं। पौधों में नर युग्मक कौन होता है, परागकण। कौन होता है, परागकण। तो परागकण नर युग्मक जब भी होगा तो क्या होगा, अगुणित। अगुणित होगा का मतलब परागकण जो होता है क्या होगा, अगुणित होगा। हमारा आंसर क्या होगा, अगुणित। परागकण हमेशा अगुणित होगा क्योंकि वह नर युग्मक है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने की, ध्यान देंगे, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, यहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग में गलत है, जनन की खोज किसने की, देखेंगे, कामाराइंस ने, नामासीन ने, ट्रांसवर्गर ने, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, महेश्वरी ने। किसने किया, महेश्वरी ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कॉमेरिन्स ने। आंसर यहाँ पर जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का जो खोज किया था वो किसने किया था, कामेरारिन्स ने। किसने किया था, कामेरारिन्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टैपेटम का कार्य है, टैपेटम का कार्य है, टैपेटम का कार्य देखेंगे, टैपेटम का जो कार्य होता है, टैपेटम सेल होता है, टैपेटम सेल होता है, टैपेटम सेल जो होता है उसका कार्य है भ्रूण जो होता है उसको पोषण के रूप में खा जाना। भ्रूण जो होता है टैपेटम सेल को क्या करता है, खा जाता है। तो खा जाना का मतलब पोषण करना, खा जाना का मतलब पोषण करना। तो हमारा आंसर का टैपेटम का कार्य क्या होता है, पोषण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पोषण, क्योंकि टैपेटम सेल जो होता है भ्रूण उसको क्या करता है, खा जाता है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टैपेटम। अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है, ध्यान देंगे, पीछे वाला वीडियो में भी देखे होंगे। अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सीनगैमी। क्या कहते हैं, सीनगैमी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीनगैमी। ठीक है, पीछे वाला वीडियो में भी किए हैं। और किस फल का बीज चोल खाया जाता है, ध्यान देंगे, उसमें इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन किया गया है फर्स्ट चैप्टर में कि किस फल का बीज चोल खाया जाएगा। ध्यान देंगे, जायफल का भी खाते हैं, लीची का भी खाते हैं, शरीफा का भी खाते हैं, तो सबका खाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है। ध्यान देंगे, कीट भक्षी का मतलब कीट अगर उसमें जाता है तो कीटों को वो क्या कर देता है, खा जाता है। तो कीट भक्षी पौधा जो होता है हमारा ड्रोसेरा भी होता है, नेपथिन्स भी होता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। हाइड्रिला नहीं होता है, इसलिए हमारा दोनों आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कल केंद्रक की संख्या कितनी होती है। ध्यान देंगे, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कल केंद्रक की संख्या कितना होती है, केंद्रक देंगे। दोहरा निषेचन जब होता है तो 2n + 2n प्लस एक नर युग्मक प्लस एक नर युग्मक। तो ध्यान देंगे, 2 गो 2 गो 4 गो, एगो 5 गो, टोटल कितना होता है, 5n। कितना हो जाएगा, 5n। तो हमारा आंसर यहाँ पर दोहरा निषेचन में केंद्रक की संख्या कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो दोहरा निषेचन में केंद्रक की जो संख्या होती है 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, इसमें किसमें एंडोस्पर्म कड़ा तथा सेलुलोजिक हो जाता है। ध्यान देंगे, एंडोस्पर्म जो होता है कड़ा और सेलुलोजिक हो जाता है। आम में तो होगा नहीं एंडोस्पर्म, क्योंकि भ्रूणपोष जो होता है उसका अंदर वाला भाग जो होता है हम लोग क्या करते हैं, नारियल जो होगा इसका भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, रेडी में भी होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाइटोलेफेंस आइवेरी इसको कहते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आइवरी वेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा नारियल में निहित दुधिया जल है। हरा नारियल में निहित दुधिया जल है। तो हरा नारियल जो हम लोग खाते हैं, डाब जिसको कहते हैं, वो डाब में जो होता है, जो पानी वाला जो लिक्विड भाग होता है वह दुधिया भाग जो होता है क्या होता है, डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मतलब इसमें जो होता है न्यूक्लियर जो होता है क्या होता है, नहीं होता है, न्यूक्लियर इसमें होता ही नहीं है, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आंसर हमारा डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14n है। तो साइनर गिड्स में इसकी संख्या क्या होती है। ध्यान देंगे, साइनर गिड्स की जहां भी संख्या निकाला जाता है, ठीक है, मूल कोशिका डिवाइडेड बाई
2, क्योंकि साइन और डिग्री में जितना भी संख्या होगा उसका आधा हो जाएगा। तो मूल कोशिका की संख्या कितना दिया है 14, इसका डिवाइड कर देंगे आधा तो कितना हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। ध्यान देंगे यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को हम यहाँ रोक रहे हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन कर दिए हैं, बाकी जो कुछ क्वेश्चन है इसमें का पार्ट 2 में कर दिया जाएगा, और पार्ट 2 में कर देंगे ताकि आप लोग को भी देखने में ज़्यादा क्वेश्चन ना हो, ज़्यादा जितना भी दिया जा रहा है उसको आप मतलब यह याद भी कर लीजिए और एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए कैसा क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि, और लाइक आप लोग पूरा वीडियो देखें और उसके बाद लाइक करें, और इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा वो पार्ट 2 भी देखें आप लोग कि इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ ही जो वीडियो दिया जा रहा है वो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करिए और लाइक तक ज़्यादा करिए ताकि हम लोग को भी लगे कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग इस वीडियो से खुश हैं। हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लोग को पसंद भी आ रहा है, तो इसलिए इस वीडियो को थोड़ा लाइक भी करा कीजिए लो आप लोग। और इसलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, आप लोग इतना वीडियो देखिए, नेक्स्ट पार्ट 2 में इसका जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। जितना ही करके और इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद।